केवाईसी 2.0 का ट्रायल शुरू हो चुका है, यानी आने वाले समय में आपकी केवाईसी को लेकर के एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अब अगर आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना हो, बीमा लेना हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो, डीमैट अकाउंट खुलवाना हो या फिर कोई भी जो दूसरा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है वो लेने का आप सोच रहे हैं, हर जगह बार बार केवाईसी के लिए वही पैन, आधार, एड्रेस प्रूफ, दूसरे डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत बहुत ना के बराबर होने वाली है। एक बार आपकी केवाईसी वेरीफाई हो गई तो आपकी वेरीफाइड केवाईसी इंफॉर्मेशन को आपकी परमिशन के बिना दूसरी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इस्तेमाल कर सकेंगी। लेकिन आखिर ये जो सी केवाईसी है वो होता क्या है, क्या इसके मायने होने वाले हैं, सी केवाईसी 2.0 में ऐसा क्या अलग बदलाव किया गया है, आपकी इंफॉर्मेशन कौन देख पाएगा और इससे आम आदमी को एक्चुअल में किस किस तरह के फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये जो तमाम सवाल हैं इन्हीं के जवाब हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि आखिर केवाईसी होता क्या है और कैसे इसमें चेंजेस आने वाले हैं। सी केवाईसी का जो पूरा कॉन्सेप्ट आया है वो कहाँ से शुरू हुआ है। देखिए, केवाईसी यानी नो योर कस्टमर, जिसका सीधा मतलब है कि कोई बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये वेरीफाई करना चाहती है कि उसके सामने जो व्यक्ति मौजूद है वो एक्चुअल में वही है या फिर कोई और इंसान है। मतलब जो वो अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिटेल्स दे रहा है, वो वही व्यक्ति है या कोई और है। जब आप बैंक अकाउंट खोलते हैं, लोन लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डीमैट अकाउंट खोलते हैं या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आपकी आइडेंटिटी और एड्रेस जैसी जो जानकारी है वेरीफाई करनी होती है। अब इसके लिए ना पैन, आधार या दूसरे जो आइडेंटिटी या फिर एड्रेस डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, फोटोग्राफ्स, कुछ दूसरी जानकारी ली जा सकती है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ या पेपर वर्क नहीं है, बल्कि केवाईसी फाइनेंशियल सिस्टम में फेक आइडेंटिटी, फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और गलत नाम से जो अकाउंट खोलने जैसी जो गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी एक कह सकते हैं प्रोसेस है। यानी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो कस्टमर है वो एक्चुअल में है कौन, उसकी पहचान क्या है, उसके बारे में दी गई जो इन्फॉर्मेशन है सही है या नहीं, और इसी वेरिफिकेशन प्रोसेस को हम केवाईसी कहते हैं। अब दिक्कत ये है कि एक आम आदमी हर जगह जो भी उसको सामान लेना हो, कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेना हो, बेसिकली कोई फाइनेंशियल सर्विसेज इस्तेमाल करना चाहता हो, उसे केवाईसी की प्रक्रिया जो है बार बार दोहरानी पड़ सकती थी। अब क्या है कि मान लीजिए आपका पहले से एक अकाउंट जो है खुला हुआ है किसी बैंक में और आपने वहाँ अपना केवाईसी पूरा कर रखा है, लेकिन अब जब आप किसी दूसरे बैंक में सोच रहे हैं कि अकाउंट खुलवा लेता हूँ, तो इसके बाद क्या है कि आपको यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो आप, डीमैट अकाउंट आपको खोलने का मन हो रहा हो या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना चाहते हैं, तो हर जगह यानी अलग अलग जगह पे, जितने अलग अलग जगह पे आप जाएंगे ये सारा प्रोसेस करने के लिए, हर जगह आपको अपनी पहचान और एड्रेस से जुड़े जो डॉक्यूमेंट्स हैं और इन्फॉर्मेशन है बार बार देनी पड़ सकती है। यानी कि आपने जो एक बार अपनी जो आइडेंटिटी वेरीफाई करा दी है, लेकिन फिर उसके बाद दूसरी जगह पहुंचने पर फिर से वही डॉक्यूमेंट्स, वही डिटेल्स और फिर वही वेरिफिकेशन का जो पूरा प्रोसेस है उससे आपको दोबारा गुजरना पड़ेगा। इसी परेशानी को कम करने के लिए सेंट्रल केवाईसी यानी कि सी केवाईसी की व्यवस्था बनाई गई है, जिसका जो उद्देश्य है वो ये है कि कस्टमर की केवाईसी इंफॉर्मेशन को एक सेंट्रल सिस्टम में रखा जाए ताकि ज़रूरत पड़ने पर पार्टिसिपेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस वेरीफाइड इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सके और हर बार पूरी केवाईसी प्रक्रिया जो है शुरुआत से दोहराने की ज़रूरत ना पड़े। अब सवाल ये आता है कि सी केवाईसी और सी केवाईसी आर आर क्या है। अब देखिए, सी केवाईसी का मतलब है सेंट्रल नो योर कस्टमर और सी केवाईसी आर आर का मतलब है सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री। यानी कि वो एक सेंट्रल रजिस्ट्री है जहाँ पे केवाईसी रिकॉर्ड को रखा जाता है। इस रजिस्ट्री को CERSAI यानी कि सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया मैनेज करता है। आसान भाषा में समझें तो इसे आप केवाईसी का एक सेंट्रल डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम समझ सकते हैं। अब किसी कस्टमर की जो केवाईसी है किसी पार्टिसिपेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए इस रजिस्ट्री में दर्ज होती है, तो उसका केवाईसी रिकॉर्ड सेंट्रल सिस्टम में अवेलेबल हो सकता है और आगे किसी दूसरी पार्टिसिपेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ज़रूरत पड़ने पर उस रिकॉर्ड को एक्सेस करने और कस्टमर की केवाईसी वेरीफाई करने की सुविधा मिल सकती है। उसका जो बेसिक आइडिया है वो यही है कि कस्टमर की केवाईसी इंफॉर्मेशन को बार बार अलग अलग जगह कलेक्ट करने के बजाय एक सेंट्रल फ्रेमवर्क के जरिए रीयूज किया जा सके। लेकिन
अब CKYC की व्यवस्था पहले से मौजूद है, तो फिर CKYC RR 2.0 की ज़रूरत आखिर क्यों आन पड़ी है और इसमें नया क्या मिलने वाला है? ये सवाल देखिए बहुत ज़रूरी है। दरअसल पुराने CKYC RR 1.0 में यहाँ पे KYC का जो पूरा प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक डॉक्यूमेंट्स और अपलोड पर यहाँ पे आधारित था, यानी कि डॉक्यूमेंट्स जमा हुए, उनका रिकॉर्ड बना, ज़रूरत के हिसाब से उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया गया। अब CKYC RR 2.0 को इससे आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ KYC सिर्फ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स या डिजिटल रिकॉर्ड नहीं रहने वाला, बल्कि उसे रियल टाइम API बेस्ड और ज़्यादा जो ऑटोमेटेड है वो बनाया जा रहा है। नए सिस्टम में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस APIs यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस के जरिए यहाँ पे सेंट्रल रजिस्ट्री से यहाँ पे KYC इंफॉर्मेशन को रियल टाइम में वेरीफाई कर सकेंगी। API को आसान भाषा में हम समझे तो एक डिजिटल ब्रिज समझ सकते हैं आप, जो अलग अलग सिस्टम्स को यहाँ पे आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने की सुविधा देता है, यानी कि बैंक, इंश्योरर या फिर ब्रोकर का जो सिस्टम है सेंट्रल KYC रजिस्ट्री के सिस्टम से यहाँ पे डिजिटली देखा जाए तो कनेक्टेड होकर के वेरीफाइड जो KYC इंफॉर्मेशन है उसको ज़्यादा तेज़ी और ऑटोमेशन के साथ चेक कर सकेगा। अब यहीं पर CKYC RR 2.0 और पुराने सिस्टम के बीच सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो आपको समझ में आएगा। देखिए पुराने सिस्टम को ना आप एक तरह के डिजिटल डॉक्यूमेंट आर्काइव की तरह जो है उसकी तरह समझ सकते हैं, जबकि नए सिस्टम का जो मोटिव है वो एक लाइव डिजिटल आइडेंटिटी लेयर तैयार करना है। अब आम आदमी के लिए इससे क्या फ़ायदा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो होगा KYC की रीयूजेबिलिटी, यानी कि उसे वेरीफाइड KYC इंफॉर्मेशन का दोबारा इस्तेमाल। मान लीजिए आपने एक बैंक अकाउंट में KYC कराई है और आपकी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन सेंट्रल रजिस्ट्री में मौजूद है। कुछ समय बाद आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास पॉलिसी लेने जाते हैं तो उस इंस्टीट्यूशन को आपकी KYC की ज़रूरत पड़ती है। नए फ्रेमवर्क का जो मोटिव है वो ये है कि आपकी जो KYC इंफॉर्मेशन है उसको दोबारा डॉक्यूमेंट्स के ढेर के साथ यहाँ पे शुरू से यहाँ पे कलेक्ट करने के बजाय सेंट्रल रजिस्ट्री से वेरीफाई किया जा सके। अब इससे कस्टमर को बार बार पैन, आधार, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ या दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड करने की ज़रूरत कम हो सकती है। इसी वजह से इंडस्ट्री में CKYC RR 2.0 को यहाँ पे KYC के लिए एक तरह का देखा जाए UPI मूवमेंट कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह UPI ने अलग अलग बैंक्स और पेमेंट्स ऐप को एक कॉमन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ करके पेमेंट को बहुत ही हद तक आसान बना दिया है, उसी तरह CKYC RR 2.0 अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए KYC वेरिफिकेशन का कॉमन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की कोशिश कर रहा है। मैं श्योर हूँ आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर आपकी KYC इंफॉर्मेशन सेंट्रल सिस्टम में मौजूद होगी तो क्या कोई भी अपनी मर्जी से, चाहे बैंक हो या इंश्योरेंस कंपनीज हो, आपकी जानकारी अपनी मर्जी से यहाँ पे देख पाएंगे? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि CKYC RR 2.0 को यहाँ पे कंसेंट बेस्ड मॉडल पर तैयार किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई बैंक, ब्रोकर या फिर इंश्योरर जो है आपकी KYC इंफॉर्मेशन एक्सेस करने से पहले आपकी एक्सप्लिसिट परमिशन लेगा। इसमें आप देखें तो OTP बेस्ड कंसेंट मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि जब कोई इंस्टीट्यूशन आपकी KYC इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहेगा तो कस्टमर को ऑथेंटिकेशन या फिर OTP के जरिए अपनी जो अनुमति है वो देनी होगी। इसका फ़ायदा ये होने वाला है कि कस्टमर के पास अपने KYC डेटा को लेकर के ज़्यादा कंट्रोल रहने वाला है, सिर्फ इसलिए कि आपकी जो इंफॉर्मेशन सेंट्रल रजिस्ट्री है उसमें मौजूद है और कोई भी इंस्टीट्यूशन उसे आपकी मर्जी के बिना एक्सेस नहीं कर सकता। इसका दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो होगा फास्टर ऑनबोर्ड, यानी कि अभी किसी बैंक में अकाउंट खोलने, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने या फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट शुरू करने में यहाँ पे KYC वेरिफिकेशन की वजह से समय लग सकता है, क्योंकि देखिए इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने, इंफॉर्मेशन एंटर करने और उसे वेरीफाई करने की ज़रूरत होती है। अगर यहाँ पे हम सेंट्रल रजिस्ट्री में यहाँ पे वेरीफाइड और स्ट्रक्चर्ड KYC इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपका और API के ज़रिए देखा जाए उसे रियल टाइम में एक्सेस और वैलिडेट किया जा सकता है, तो ऑन बोर्डिंग प्रोसेस ज़्यादा तेज़ हो सकता है, यानी कि कस्टमर को फाइनेंशियल सर्विस लेने के लिए कम समय इंतज़ार करना पड़ सकता है और इंस्टीट्यूशन के लिए भी यहाँ पे मैनुअल वेरिफिकेशन का जो वर्कलोड है कम हो सकता है। इसका फ़ायदा खास तौर पर उन लोगों को हो सकता है जो एक से ज़्यादा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। CKYC RR 2.0 का एक और बहुत अच्छा फ़ायदा है KYC इंफॉर्मेशन के अपडेट से जुड़ा हो सकता है। देखिए मान लीजिए आपकी जो आइडेंटिटी या फिर एड्रेस है उससे जुड़ी कोई ज़रूरी इंफॉर्मेशन बदलती भी है, कुछ उसमें अपडेट आता है, तो नए फ्रेमवर्क का जो मोटिव है पार्टिसिपेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में KYC इंफॉर्मेशन को ज़्यादा सीमलेस तरीके से
से अपडेट करने की दिशा में काम करना है। हालाँकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन बदलेंगे और वो बिना किसी प्रोसेस के हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अपने आप बदल जाएगी। देखिए, क्योंकि अलग-अलग इंस्टीट्यूशन के लिए अपने रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो होते हैं और प्रोसेसेस होने वाले हैं, लेकिन ओवरऑल जो मोटिव है वो ये है कि कस्टमर को एक ही इन्फॉर्मेशन बार-बार अलग-अलग जगह अपडेट कराने की परेशानी कम हो। अब लेकिन ये इस पूरी जो व्यवस्था है उसका दूसरा पहलू भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरी साइड भी है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, सिर्फ टेक्नोलॉजी बना देने से CKYC-RR 2.0 जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो जाएगा। इसकी पहली बड़ी चुनौती है अडॉप्शन, यानी कि जितने यहाँ पे देखा जाए, अब देखिए कितने यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसे वास्तव में अपनाते हैं, ये बहुत बड़ा एक पॉइंट रहने वाला है। अगर कुछ बड़े बैंक्स या फिर इंश्योरर्स ही इस सिस्टम से जुड़ते हैं और बाकी जो है इंस्टीट्यूशंस पुराने तरीके से केवाईसी करते हैं, तो कस्टमर को हर जगह केवाईसी की परेशानी पूरी तरह यहाँ से छुटकारा नहीं मिलने वाला है, परेशानी उठानी पड़ सकती है। इंडस्ट्री में ये बात भी सामने आई है कि CKYC 1.0 का यूसेज जो है करीब 25 से 30% रहा है, इसीलिए CKYC-RR 2.0 के लिए सबसे बड़ा सवाल यही रहने वाला है कि आप बैंक्स, इंश्योरर्स, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स और दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े पैमाने पर अपने सिस्टम को नए प्लेटफॉर्म से जोड़ती हैं या नहीं। दूसरी बड़ी चुनौती है डेटा एक्यूरेसी। मान लीजिए सेंट्रल रजिस्ट्री में यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पे गलत हो या बहुत पुरानी हो, तो रियल टाइम वेरिफिकेशन की टेक्नोलॉजी होने के बावजूद गलत इन्फॉर्मेशन ही आगे जा सकती है। इसीलिए CKYC-RR 2.0 के साथ पुराने रिकॉर्ड्स को साफ करना, डेटा क्वालिटी इंप्रूव करना, इन्फॉर्मेशन को एक्यूरेट बनाए रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नए सिस्टम में एडिशनल डेटा पॉइंट्स, ऑटोमेटेड वैलिडेशन और डेटा क्वालिटी चेक्स का जो इस्तेमाल है वो इसी दिशा में मदद कर सकता है। लेकिन आखिर में सिस्टम की जो रिलायबिलिटी है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि डेटाबेस में मौजूद इंफॉर्मेशन कितना एक्यूरेटेड और कितना देखा जाए अपडेटेड है। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि इस सेंट्रल इकोसिस्टम में लोगों की आइडेंटिटी से जुड़ी जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है मौजूद होगी, इसीलिए सिक्योरिटी का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। अगर कभी डेटा ब्रीच होता भी है या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस मिलता है, तो करोड़ों लोगों की सेंसिटिव फाइनेंशियल आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए कंसेंट मैकेनिज्म के साथ साथ मजबूत ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, साइबर सिक्योरिटी सेफगार्ड्स और लगातार जो मॉनिटरिंग है ज़रूरी होने वाली है। यानी जितना बड़ा यहाँ पे फ़ायदा सेंट्रलाइज KYC से हो सकता है, उतना ही बड़ी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करने में होगी कि कस्टमर की इन्फॉर्मेशन सुरक्षित रहे और सिर्फ ऑथराइज्ड पर्पस के लिए ही इस्तेमाल हो। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।